ठीक है। आज जो है हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स जो होता है। अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर करना हो तो उसके लिए दो कंडीशन है। ठीक है। पहला, या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। दूसरा, उनके साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए। आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है ना? चलिए ठीक है। देखिए, आपको कल हम बताए हैं कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, या उनके साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। कहता है ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो अब आगे कंसेप्ट आता है कि जो ऐसा बोला गया है कि ये दो कंडीशन है, तो इसके आधार पर ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पढ़ना होगा। किस किस आधार पर आप कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए उससे पहले आपको दो थ्योरम पढ़ना है। ठीक है। जो किसके द्वारा दिया गया था, तो ग्रीक साइंटिस्ट या फिलोसफर आप कह सकते हैं, थेल्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि ये जो ट्रायंगल्स होते हैं इनको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है। किसी भी दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के जो साइड का रेशियो होता है, किसी भी दो साइड का, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। थेल्स ने एक स्टेटमेंट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। क्या बोला था उन्होंने, कहा था कि द रेशियो ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स लिखिए, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सेम। ठीक है। उन्होंने बताया कि किसी भी दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स का मतलब है सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उनके किसी भी दो साइड का अगर आप रेशियो लेते हैं, ठीक है, इन साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। और इसी के आधार पर ट्रायंगल के सिमिलरिटी का कंसेप्ट हम लोगों की नजर में आया। ठीक है। उन्होंने ये बताया कि अगर आप इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स लेते हैं, कहने का मतलब है कि अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो उनके साइड्स का जो रेशियो होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ये थेल्स का एक स्टेटमेंट था। ठीक है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या किया गया, थोड़ा सा एक्सचेंज करके थ्योरम में पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर से रिलेटेड पहला थ्योरम है। ठीक है। इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, या इसी का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। इसको शॉर्ट में बीपीटी भी बोला जाता है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए इस पॉइंट को लिख लीजिए और पहला थ्योरम लिखना स्टार्ट कीजिए। हम बोल रहे हैं, आपको लिखना है। पहले पॉइंट को लिखिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। हेल्थ स्टेटमेंट है ये।
साइड्स में यहाँ करस्पॉन्डिंग मिस कर दिया, करस्पॉन्डिंग होगा ना, करस्पॉन्डिंग वर्ड को छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखिए। इसी के आधार पर हम लोग पहला थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है थेस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको कहते हैं। चलिए देखिए तो थ्योरम 1, थ्योरम 6.1, इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इंटरसेक्ट के बाद सुनिए, द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट के बाद बता रहे हैं फिर से, द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio। फिर से एक बार मिला लीजिए, हम बोल रहे हैं आप लोग देखते जाइएगा। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी ट्रायंगल में अगर उसके किसी एक साइड के पैरेलल, कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन हम खींचते हैं जो उस ट्रायंगल को दो पॉइंट पर कट करता है, तो कह रहा है वो दोनों पॉइंट्स जो है वो क्या करेगा, बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे समझिए कि मान लीजिए मेरा ये एक ट्रायंगल है दिया हुआ ABC और इसके किसी एक साइड के पैरेलल, जैसे मान लीजिए ये BC है, इस BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना जो इस ट्रायंगल को दो पॉइंट्स पर कट करेगा, D पॉइंट पर और E पॉइंट पर। तो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो रेशियो है AD बाय DB, कहता है ये रेशियो इधर वाले रेशियो के बराबर होगा, AE बाय EC के बराबर होगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। करा किसी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन खींचते हैं जो उस ट्रायंगल को अलग अलग पॉइंट्स पर काटता है बाकी दोनों साइड को, तो वो जो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। कहने का मतलब जितना जितना इधर रेशियो है वही रेशियो इधर भी होगा। AD इज टू DB इज इक्वल टू AE इज टू EC, यही हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आपको मालूम है, फिर हम लोग 9th में लिखे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या दिया गया है आपको कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो गिवन क्या है, ABC is a triangle in which DE parallel to BC
ठीक है, एंड डी, पहले इसको लिख दीजिए, इन विच डी एंड ई intersects AB and AC such that DE is parallel to BC। पैरा D और E दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे भी आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि AB पर एक पॉइंट D है, AC पर एक पॉइंट E है, सच दैट D इज पैरेलल टू BC। या ये भी लिख सकते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल टू BC है और D और E जो है वो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चीज हम लोग क्या लिखते हैं, टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना होता है। हमको प्रूव यहाँ क्या करना है, तो AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर ये प्रूव करना है तो हमको अगर ये वाला पार्ट चाहिए तो छोटा वाला ट्रायंगल में कुछ ना कुछ पोर्शन लेना होगा। हमको यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले B से E को ज्वाइन किया जाएगा, दूसरा C से D को ज्वाइन किया जाएगा। इसके बाद D से एक परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है, किस पर, AC पर, और E से भी एक परपेंडिकुलर खींचना है, किस पर, तो AB पर, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका कुछ अपना नाम दे दीजिए, ABCDE, F और G। चलिए कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, तो ज्वाइन किए BE को और ज्वाइन किए DC को। इसके बाद और क्या किए, इसके बाद हम किए ड्रा DF परपेंडिकुलर टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, देखिए हमको थ्योरम में ये पार्ट चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट तो ट्रायंगल में है पर ये छोटा वाला पार्ट किसी ट्रायंगल में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए हम इसको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और ये वाला भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमको चाहिए, ये छोटा वाला पोर्शन चाहिए तो किसी न किसी ट्रायंगल में होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल्स का ही थ्योरम जानते हैं और उसी से हमको रिलेट करना होगा। इसीलिए हम इस पार्ट को एक ट्रायंगल के अंदर डाल देंगे, इसीलिए ये ज्वाइनिंग किए हैं यहाँ। और दूसरा, इस पोर्शन में भी हमको इससे रिलेटेड टर्म चाहिए था, इसीलिए परपेंडिकुलर डाले हैं। अब ध्यान से देखना है, अब देखिए प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को गौर से देखिए। अगर हमको इस ट्रायंगल का एरिया लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसके अंदर जो अगर एरिया लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। जिसको विजुअलाइज नहीं हो रहा है, विजुअलाइज कीजिए इसको ध्यान से देखिए। ये वाला ट्रायंगल
और उसमें एक परपेंडिकुलर ये है, आप जानते हैं। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये क्या बन रहा है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू परपेंडिकुलर जिस पर गया है ये बेस एडी इनटू ईजी। ठीक है, ये हो गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए, किसी को समझने में कोई दिक्कत? एरिया वाला फिर से बताएं। चलिए इसको पोर्शन को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ ई है और ये परपेंडिकुलर डाला गया है। अब अगर हम आपसे पूछें इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा? पहले तो इसको सीधा कीजिएगा, इसको हम सीधा कर लेंगे। ई चला गया ऊपर, ए आ गया इधर, डी आ गया, ई से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। अब बताइए इस ट्रायंगल का एरिया एडीई का एरिया क्या होगा, बताइए। हाँ, ये वाला बेस एडी इंटू परपेंडिकुलर हाइट ईजी। अब समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए उसी तरह, क्योंकि हमको देखिए रेशियो किसका चाहिए, उसी के तरफ प्रोसीड करेंगे। थ्योरम ऐसा नहीं है कि लोग पहले से दिया हुआ उसको रटता है, ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें तो अपने कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। हमको चाहिए एडी, तो एडी किस ट्रायंगल में आएगा, इस छोटे वाले में, हम उसका लिखेंगे। अब नीचे में क्या चाहिए, डीबी चाहिए, तो डीबी किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो डीबीई में आ रहा है। तो चलिए एरिया ऑफ, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इनटू। अब जरा इसको हम बाहर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बी यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, जरा गौर करो तो। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखें, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला एंगल देखिए 90 से ज्यादा पार भाग रहा है, ठीक है, ऑब्ट्यूस बन रहा है। हाँ, तो आपको बताए थे, याद कीजिए, ऑब्ट्यूस का परपेंडिकुलर कहाँ होता है, बाहर होता है। याद आ रहा है कुछ? और बोले थे कि इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगी, पिछले ही क्लास में बताया। ऑब्ट्यूस का परपेंडिकुलर बाहर होता है और यही वाला पॉइंट जी है, देखिए ध्यान से। तो हम लोग इसका एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इनटू ये वाला बेस है बीडी इनटू ये वाला क्या लिखेंगे, डीबी लिखे है ना, तो डीबी, यही बोले थे। ऑर्डर उल्टा पुल्टा मत करना, अगर यहाँ डीबी लिखा है तो यहाँ भी आप डीबी लिखिए और ईजी। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए, इसको समझने में किसको कोई दिक्कत? चलिए अब हमको इसका रेशियो चाहिए ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो बताइए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई दैट इज इक्वल टू। अब देखिए जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो हाफ से हाफ कैंसिल, ईजी से ईजी कैंसिल, क्या बच गया, एडी बाय डीबी बच गया। हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एडी अपॉन डीबी। किसी को कोई दिक्कत बोलिए? बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह हमको इधर का आ गया, अब हमको इधर का चाहिए, ठीक है, चलिए इधर निकालते हैं। सिमिलरली उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से एडीई का लिखते हैं, एडीई का फिर से एरिया देखिए। अब हम इस परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, अब हम इस परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको एई चाहिए, ये वाला बेस चाहिए, तो इस बेस के लिए परपेंडिकुलर इसको बनाना होगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस है AE इंटू परपेंडिकुलर है DM। ठीक है, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3। एंड उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हमको ये वाला चाहिए, इसी चाहिए, क्वेश्चन देखिए इसी चाहिए, तो ये वाला ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल का नाम क्या देंगे, जैसा इसका फॉर्मेट दिए उसी तरह से देते हैं, DBE दिए हैं, इसका नाम देते हैं DEC। DEC का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, ये भी देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा जैसे ये बना था, और इसका परपेंडिकुलर बाहर वाला ये होगा, एक ही जैसा है, तो हाफ इंटू बेस है मेरा EC और इंटू परपेंडिकुलर है बाहर में DM। ठीक है, इसको बना दीजिए इक्वेशन 4, इसको बना दीजिए इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5, दिस इंप्लाइज, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, हाफ से हाफ खत्म, DF से DF खत्म, क्या बच गया, AE डिवाइड बाय EC। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, सबको समझ में आया। इस तरह से मेरे पास देखिए AD बाय DB आ गया, AE बाय EC आ गया। अब इसको अगर बराबर करना है तो LHS को बराबर करना होगा। अब जरा हम LHS पर गौर करते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है, पहले से ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अगर नीचे वाले के बराबर हो जाए तो मेरा LHS बराबर हो जाएगा, और जैसे ही LHS बराबर हो जाएगा RHS भी बराबर अपने आप हो जाएगा। तो जरा सा हम लोग देखते हैं कि क्या LHS में जो नीचे वाला पोर्शन है वो बराबर है या नहीं है। चलिए, तो नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स को देखना है, DBE को देखना है। हम कलर चेंज करके आपको DBE बना रहे हैं। देखिए ये है मेरा DBE, ये और दूसरा ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, DEC, यही है DE, यहां से यहां। अब अगर इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो आपको 9th क्लास का कोई कंसेप्ट याद में आ रहा है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। हम देखिए फिर से एक बार बनाते हैं, तब आपको ध्यान में आएगा। बताइए कुछ नजर आ रहा है, इस लाइन को भी ज्वाइन कर देते हैं, क्या ध्यान में आ रहा है बताइए तो। ये दो ऐसा ट्रायंगल है जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, क्योंकि BC और DE पैरेलल है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है ना। तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल हो और बेस भी उसका सेम है, देखिए इसका भी बेस DE है, इसका भी बेस DE है, आप यहां से भी पकड़ सकते हैं। देखिए DE इसमें भी है साइड, DE साइड इसमें भी है, तो दोनों का बेस भी सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग को बात पता चल गया, क्या पता चल गया, कि नीचे वाला दोनों भी बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ सिंस ट्रायंगल ADE DBE and triangle DEC lies on the same base and between same parallel lines, therefore हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC।
ये हम लोग बता सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो DEC के जगह DBE लिख सकते हैं ना। तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगा? इक्वेशन 6 सीधे लिखिए अप्लाइंग दिस इन इक्वेशन 6। अगर इक्वेशन 6 में इस चीज को हम अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह पर DBE लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू AE बाय EC। ये मेरा हो गया 7 नंबर इक्वेशन। अब जरा इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, इक्वेशन नंबर 7 को देखिए। LHS बराबर हो गया तो RHS भी क्या होगा? बराबर। हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7 वी हैव, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। और यही तो हमको क्या करना था? प्रूव करना था। प्रूव हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। तो इसमें दो ही बात पर ध्यान रखना है। पिछले क्लास के दो कंसेप्ट का यूज किया गया। कौन कौन से कंसेप्ट का? सबसे पहला कंसेप्ट ये यूज किया गया कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दूसरा ये कंसेप्ट यूज किया गया कि किसी दो ट्रायंगल्स अगर सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका क्या होता है? एरिया बराबर होता है। तो क्लास 9 के ही दो कंसेप्ट का यूज करके हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूव करें। चलिए इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन भी होगा और इससे रिलेटेड कोरोलरी अब हम लोग देखते हैं। कोरोलरी किसको कहते हैं? व्हाट इज कोरोलरी? बताइए। क्लास 9 में आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा चैप्टर पढ़े थे, उसमें आपको बताया गया होगा थ्योरम किसको कहते हैं, स्टेटमेंट किसको कहते हैं, कोरोलरी किसको कहते हैं, एक्सियोम किसको कहते हैं, पोस्टुलेट किसको कहते हैं? बताइए। कुछ याद है कि सब? जय माता दी। कोरोलरी माना उल्टा, अपोजिट माना क्या? सीधा। हाँ बताओ, ये हालत बिना 1 2 के ही इन लोगों को 11 12 पढ़ना है। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। अब बताओ 9th का एक चैप्टर अभी हम समझा रहे हैं। एक्सियोम किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल प्रूव्ड होता है, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं हो, वो एक्सियोम कहलाता है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट इज ए एक्सियोम। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, एक्सियोम है। पोस्टुलेट किसको कहते हैं? ऐसा एक्सियोम जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, उसको हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे एक्सियोम में, क्या पढ़ते हैं? इफ इक्वल्स आर एडेड टू द बोथ साइड द रिजल्ट इज इक्वल। किसी चीज में अगर सेम चीज जोड़ा जाए तो बराबर होता है, ये एक्सियोम है।
और पोस्टुलेट में हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं। जैसे ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, कुछ ऐसा पॉइंट्स। जैसे हमने पढ़ा था कि राइट एंगल का मीजर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, दैट इज अ पोस्टुलेट। इसको आप प्रूव नहीं करते हैं, प्रूव कर ही नहीं सकते हैं, ये पहले से ही कंसीडर कर लिया गया है, ऐसा ही समझना है। तीसरा चीज होता है स्टेटमेंट, कि कोई भी सेंटेंस जो या तो सही हो या गलत हो, दोनों नहीं हो, उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि ये बात सही है। दूसरा हम बोले 2 + 2 मैक्स 5, ये भी एक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये फॉल्स है। तो कोई भी ऐसा वाक्य जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, दोनों नहीं होना चाहिए, ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो दोनों हो सकता है, आपको मालूम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है थ्योरम। थ्योरम किसको कहते हैं, जिस स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है उसको थ्योरम कहते हैं। जिस स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है उसको थ्योरम कहते हैं, और इसको सबूत की जरूरत होती है। और जिसको प्रूव नहीं किया जाता है उसको एक्सियोम या पोस्टुलेट कहते हैं। यही अंतर है। और लास्ट होता है कोरोलरी। कोरोलरी किसको कहते हैं, किसी थ्योरम से अगर और भी रिजल्ट निकाला जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोलरी कहते हैं। किसी थ्योरम के मदद से अगर कोई और रिजल्ट निकल जाता हो तो उसको हम लोग कोरोलरी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जरा सा बीपीटी का कोरोलरी देख लेते हैं। कोरोलरी मतलब हो गया उससे रिलेटेड रिजल्ट। तो हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा इसका पहला कोरोलरी। साइंस मैथ पढ़ना है ना तो बेसिक तो रखना ही होगा, क्योंकि यहाँ ना झांसी की रानी हर साल नहीं मरती है। यहाँ झांसी की रानी मैथ में एक ही बार मरती है, अगले साल फिर दूसरा मरता है। आप लोग के सृष्टि में झांसी की रानी हर साल में मरती है। चलिए देखिए, तो थेल्स थ्योरम बताया कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब देखिए हम जरा से क्या कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमको मालूम है कि AD/DB ये किसके बराबर होता है, तो AE/EC के बराबर होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 बोथ साइड्स। कर सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं दोनों साइड सेम चीज जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देयर इज नो इफेक्ट, नो चेंज। तो चलिए जोड़ देते हैं। अब क्या हो जाएगा बताइए, तो dB हो गया एलसीएम, ऊपर हो गया AD + DB, दिस इज इक्वल टू AE + EC/EC। अब जरा गौर से इस क्वेश्चन में देखिए, तो AD + DB क्या बन गया, AB बन गया। AB/DB इज इक्वल टू AE में EC जोड़े तो क्या बन गया, AC बन गया बाय EC। एक कोरोलरी ये हो गया। दूसरा कोरोलरी इसी तरह से कोरोलरी 2 इसी तरह से देखिए। फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर यही लिख रहे हैं बीपीटी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होता है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो रिवर्सिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स को क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर।
तो क्या बन गया डीबी बाय एडी, इधर क्या बन गया ईसी बाय ए। अब हम ऐड करते हैं 1, फिर से उल्टा कर ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, तो डीबी बाय एडी प्लस 1 इज इक्वल टू ईसी बाय ए प्लस 1। यहां से हो गया डीबी प्लस एडी बाय एडी, दिस इज इक्वल टू ईसी प्लस एई बाय ईसी। अब जरा देखिए तो एडी में डीबी जोड़े तो क्या बन गया एबी बाय एडी इज इक्वल टू एसी बाय ए। ये सब इससे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये भी एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है। अब जरा हम सब रिजल्ट्स को एक साथ रख के कंपेयर करते हैं, तब आपको समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं। और तीसरा रिजल्ट है ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय। अब जरा गौर से देखिए, पहले हम इससे इसका रेशियो इज इक्वल टू इससे इसका रेशियो, ये बोल रहे हैं। क्या कह रहा है, छोटा से छोटा रेशियो इज इक्वल टू छोटा से छोटा रेशियो। दूसरा रिजल्ट देखिए, ये वाला ए डी इज टू डी बी, सॉरी गलत ये क्या है, डी बी ए बी। अब देखिए ए बी बड़ा से नीचे वाले छोटे का रेशियो इज इक्वल टू बड़ा से नीचे वाले छोटे का रेशियो। कुछ दिख रहा है। फिर तीसरा देखिए, अब हम इसको मिटाते हैं। फिर तीसरा देखिए, ए बी बड़ा से ए डी ऊपर वाले छोटे का रेशियो इज इक्वल टू ए सी बड़ा से ए ऊपर वाले छोटे का रेशियो। कहने का मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में, देखिए कट जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 5 मिनट लगेगा, इसको ध्यान से समझ लेना है। चलिए तो समझिए, हम क्या देख रहे हैं कि इधर जैसा भी रेशियो लेंगे ना, चाहे बड़ा से छोटे का लो या बड़ा से नीचे वाले छोटे का लो या दोनों छोटे का लो, जैसा रेशियो इधर लीजिएगा, अगर वैसा ही रेशियो इधर भी लेते हैं तो दोनों क्या होगा, बराबर इक्वल होगा, ठीक है। कब, जब ये वाला लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, यही बोलता है थेल्स थ्योरम। इससे आप बहुत सारा रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही 2 रिजल्ट निकाल सकते हैं, निगेटिव करके, निगेटिव माइनस करके और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारा रिजल्ट निकल सकता है। जैसे देखिए हम क्या क्या रिजल्ट निकालेंगे, इसको हम याद करते हैं कोड वर्ड में जस दो तस्मा दो, है ना। ये वाला भाई जैसा काम करेगा, ये वाला भाई भी वैसा ही काम करेगा। ए बी सी डी ई। जैसे अगर हम देखिए इधर बड़ा के साथ ये छोटा लीजिए, ए बी बड़ा है, उसके साथ ये ए डी छोटा वाला है, तो इधर भी क्या होगा, बड़ा के साथ में ये ऊपर वाला छोटा, फिर बड़ा के साथ नीचे वाला छोटा, इधर भी बड़ा के साथ नीचे वाला छोटा, ठीक है। इस तरह से कंडक्ट करना है। अब छोटा छोटा ए डी बाय डी, इधर भी छोटा छोटा ए बाय डी। इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, सबका उल्टा भी कर सकते हैं। पहले बड़ा से छोटा है ना, इसको उल्टा करना, छोटा के साथ में बड़ा, तो इधर भी क्या होगा, छोटा के साथ में बड़ा। उसी तरह देखिए, फिर इधर नीचे वाला छोटा के साथ में बड़ा, इधर भी होगा नीचे वाला छोटा के साथ में, ठीक है। उसी तरह आप यहां से यहां लिए, आप उल्टा नहीं जा सकते, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला छोटा, इधर भी क्या लिखना होगा, नीचे वाला छोटा फिर ऊपर वाला छोटा, ठीक है। तो बहुत सारा रेशियो आपको इससे आ सकता है। और जब बड़ा वाला लीजिएगा, ठीक है, तो हम लोग आगे और पढ़ेंगे,
इस ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बेसिक तक ही रखते हैं, बेसिक तक। अब जो है डीपीएस महसूट के बच्चे एग्जिट करेंगे, डीपीएस खगड़िया के बच्चे कुछ देर के लिए रुकेंगे। चलिए।